नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 में विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम अध्याय 6 उत्तक का अभ्यास करेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों में कार्य किस प्रकार होता है। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों में कार्य किस प्रकार होता है, देखते हैं। पहले पैराग्राफ में हमारे पास दिया गया है इसका आंसर। तो एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। एक कोशिक जीव होते हैं तो एक ही कोशिका होगी, जैसे कि अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन की क्रिया, सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती हैं। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इन लाखों कोशिकाओं के कारण इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। जैसे कि मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन भी करता है। जैसे कि पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन हुआ होता है। इसी श्रम विभाजन की वजह से सभी कोशिकाएं अपना काम बांट लेती हैं। तो इस प्रकार एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों में कार्य होता है। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। आगे का सवाल है हमारे पास दूसरा सवाल, उत्तक किसे कहते हैं और उत्तक किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं और उसके प्रकार, उसके उदाहरण बताइए। उत्तक के उदाहरण, उत्तक किसे कहते हैं और उसके उदाहरण देखते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? तो शरीर के अंदर, पौधों और जंतुओं में शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। उसी कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को हम क्या कहेंगे? उत्तक। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और इसके उदाहरण हैं रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं हमारे नए सवाल की तरफ। नया सवाल है, पौधे और जंतु के कार्य और उत्तक के आयोजन की तुलना करें। पौधे और जंतु के कार्य और उत्तक का आयोजन देखते हैं हम लोग। पौधे स्थिर होते हैं और वे गति नहीं करते, जबकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। पौधों भी ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक खास करके मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। पौधों के अंदर उत्तक खास करके मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जबकि जंतु की बात करते हैं तो जंतु जो हैं वो भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण कर सकते हैं, पौधे नहीं कर सकते। ये पौधों की अपेक्षा से ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं, पौधों के मृत होते हैं, हमने चर्चा की थी। ये
जंतु और पौधों के बीच में अंतर के बारे में बताया गया था। अब उसमें वृद्धि के आधारित जंतु और पौधों में वृद्धि संबंधित क्या भिन्नता होती हैं उसका अभ्यास करेंगे। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। जैसे कि पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक जंतुओं में कोशिका वृद्धि और अधिक एक रूप होती हैं। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। वृद्धि के आधार पर जंतु और पौधों में इतना फर्क होता है। आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल, विभज्योतक ऊतक किसे कहते हैं और उसके स्थान के आधार पर प्रकार समझाइए। स्थान के आधार पर प्रकार। विभज्योतक ऊतक के स्थान के आधार पर प्रकार और उसकी विशेषताएं। 2 सवाल देखेंगे अभी, 5वां और 6ठा सवाल। तो विभज्योतक ऊतक किसे कहते हैं। तो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक भी कहा जाता है। विभज्योतक ऊतक की परिभाषा थी। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित हैं। विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम तथा अंतर्विष्ट भागों में 3 भागों में शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। ये चित्र भी आप लोगों को बनाना है। यहाँ पर देखिए, किसी भी पौधे के शीर्ष भाग में जो विभज्योतक होती है उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जाता है। यह विभज्योतक ऊंचाई के लिए आवश्यक है। एक और प्रकार यहाँ पर देखते हैं तने में जो विभज्योतक है वो पार्श्व विभज्योतक, वो तने की चौड़ाई बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तने में बीच में जहाँ पे गांठ जैसा दिखाई देता है, वहाँ पर जो विभज्योतक होती हैं उसे अंतर्विष्ट विभज्योतक कहते हैं। थोड़ा विस्तार से देखते हैं। प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक हमें जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ये बात हुई शीर्षस्थ विभज्योतक की। दूसरा देखते हैं, तने की परिधि तथा मूल में वृद्धि के लिए आवश्यक है पार्श्व विभज्योतक। दूसरा नाम है कैम्बियम, उसी के कारण होती हैं। और अंतर्विष्ट विभज्योतक कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। पर्वसंधि यानी पौधों के बीच में जो यहाँ पर ये गांठ जैसा दिखाई देता है उसे पर्वसंधि कहते हैं। आगे देखते हैं विभज्योतक की विशेषताएं। तो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक भी होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती। ये उसकी विशेषताएं थी। आगे के सवाल की ओर चलते हैं।
स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है? हमारा अगला सवाल है स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं स्थायी ऊतक का निर्माण। विभजोतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। विभजोतक की कोशिकाएं जब विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं तो स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण भी कहते हैं। विभजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। विभिन्न प्रकार, हम 3 प्रकार के स्थायी ऊतक का अभ्यास करेंगे अभी। उसमें पहला प्रकार है हमारे पास पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा ऊतक की बात करेंगे अभी हम। स्थायी ऊतक के 3 प्रकार में से पहला प्रकार है पैरेंकाइमा। यहाँ पर आप लोग ये जो 2 चित्र देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला हरे रंग के ये 2 चित्र, यानी कि ये आकृति नंबर A1 और A2, आकृति नंबर A1 और A2, ये 2 चित्र पैरेंकाइमा के चित्र हैं। देखते हैं पैरेंकाइमा में क्या कहा गया है। तो एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक भी कहते हैं। वह स्थायी ऊतक यानी पैरेंकाइमा, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली ऊतक पैरेंकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच आप लोग देख सकते हैं, बीच में इस प्रकार के जो छेद दिखाई देते हैं वह रिक्त स्थान पाया जाता है, काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती हैं, भोजन का भंडारण करती हैं। कुछ पैरेंकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह पैरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती हैं। स्थितियों में इन ऊतकों को जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं तो उस पैरेंकाइमा को क्लोरेंकाइमा भी कहा जाता है। और जलीय पौधों में पैरेंकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं, यानी तैरती हैं, डूब नहीं जाती। तो जल में डूब नहीं जाती तो पैरेंकाइमा, इस प्रकार की पैरेंकाइमा को कहा जाता है एरेंकाइमा। ये पैरेंकाइमा की बात ख़त्म हो गई। नए हम 2 टिप्पणी की ओर चलते हैं, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। देखिए कोलेंकाइमा, यहाँ पर हमने देखा वो क्लोरेंकाइमा, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये क्लोरेंकाइमा अलग है बच्चों, और ये कोलेंकाइमा ये अलग हैं, ठीक है। ये जो क्लोरेंकाइमा हमने देखा वो पैरेंकाइमा का एक प्रकार है, जबकि ये कोलेंकाइमा ये अलग से हैं। इसकी टिप्पणी देखते हैं। कोलेंकाइमा की टिप्पणी की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। यह कोलेंकाइमा यानी आकृति में आप लोग देखेंगे तो ये चित्र आकृति नंबर 2B की बात है। आकृति नंबर B1 और B2 ये 2 चित्र हमारे पास है, कोलेंकाइमा के चित्र हैं। ये 2 चित्र भी आप लोगों को बनाने हैं। इसमें हमने जो देखा, जो छोटे छोटे छेद यानी अवकाश थे वो इसमें नहीं होते। तो देखते हैं कोलेंकाइमा की ओर क्या बताया गया है। कोलेंकाइमा पौधों में लचीलेपन के लिए आवश्यक ऊतक हैं। कोलेंकाइमा, कोलेंकाइमा की वजह से पौधे लचीले होते हैं। यह पौधों को विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में भी पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं।
तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, हमने चर्चा की थी। स्थायी ऊतक का एक तीसरा प्रकार है स्क्लेरेंकाइमा। यह टिप्पणी भी है हमारे पास, स्क्लेरेंकाइमा। यह चित्र जो आप लोग देखेंगे, चित्र नंबर C1 और C2, ये दोनों चित्र आप लोगों को बनाने हैं। ये स्क्लेरेंकाइमा के चित्र हैं। आगे बढ़ते हैं स्क्लेरेंकाइमा की तरफ। तो यह स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। यह छिलके स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। छिलके के अंदर जो भी कोशिकाएं होती हैं मृत, ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। ये भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होता। ये बात हो गई स्क्लेरेंकाइमा की। स्क्लेरेंकाइमा की बात ख़त्म हो गई। 10 सवाल हो गए। 11वें सवाल की ओर चलते हैं। हमारे पास आज 13 सवाल हैं। उसमें 11वां सवाल है, टिप्पणी लिखनी है एपिडर्मिस। तो इस चित्र में आप लोग देखिए, यह चित्र जो दिख रहा है यह एपिडर्मी कोशिका आप लोगों को दिख रही है। उसकी ये बाहरी परत जो है, यह लाल कलर की मैंने जो बनाई हो बाहरी परत जो है वह एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के बारे में हम देखेंगे चित्र में देखने के बाद। तो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। एपिडर्मिस की बात आगे बढ़ाते हैं तो पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती हैं। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। बहुत ही महत्व का वाक्य है, मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। एपिडर्मिस का ये कार्य हुआ। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती हैं। एपिडर्मिस पौधों की रक्षा करती हैं क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्य रूप से उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। इसके बाद ये स्टोमेटा वाला पैराग्राफ छोड़ के आप लोगों को 2 और पैराग्राफ लिखने हैं एपिडर्मिस के लिए, और 2 और पैराग्राफ है यहाँ पर। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारण रूप से उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह भी एपिडर्मिस का एक महत्व का काम है। मरुस्थलीय पौधे यानी रण प्रदेश में आने वाले उगने वाले पौधों की बात है, मरुस्थलीय। इसकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है, जिसकी वजह से यह पौधे पानी को कम निकाल सकते हैं, यानी पानी का वाष्पोत्सर्जन कम कर सकते हैं। यह भी एक एपिडर्मिस का फ़ायदा है, लाभ है। आगे चलते हैं। 12 नंबर का सवाल है, टिप्पणी स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में देखते हैं। यह एक पैराग्राफ हमने बीच में छोड़ दिया था, उसकी बात करेंगे। स्टोमेटा की बात करने के पहले एक चित्र दिखा देते हैं आप लोगों को। चित्र का अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आप लोगों को स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। ये बीच में जो छेद हैं, इस प्रकार के छेद जो दिखाई देते हैं, यह स्टोमेटा है। छेद के बाजू में जो 2 नीले रंग की कोशिकाएं हैं, उसे रक्षी कोशिकाएं कहेंगे। यह पूरा चित्र स्टोमेटा का चित्र है। चलते हैं स्टोमेटा की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। हमने देखा
इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिसे रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहीं से होता है। एक और कार्य होता है इसमें, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी इसी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। पेड़ पौधे जो भी पानी का त्याग करते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वह भी इसी स्टोमेटा के द्वारा होता है। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। 13 नंबर का सवाल है, वृक्ष की छाल का निर्माण कैसे होता है। तो वृक्ष की छाल का निर्माण, वृक्ष की छाल कैसे बनती है देखते हैं। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। यही कॉर्क नामक कोशिका की जो परत है वह, उसे हम कहेंगे छाल। और ये छाल जो है वह मृत होती है। ये बिना अंतर कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं और इसकी भित्ति पर सुबरीन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी से सुरक्षा प्रदान करता है, अभेद बनाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने आज 13 सवाल देखे हैं। इस पाठ का पहला भाग है। आगे के दूसरे भाग में दूसरे वीडियो में हम जटिल स्थायी ऊतक का अभ्यास करेंगे। जटिल स्थायी ऊतक ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग जंतु ऊतक की बात करेंगे। आप लोग यहाँ आगे पाठ ख़त्म होता है वहाँ तक पढ़ के रखिए। सवाल आज हमने जो दिए हैं 13 सवाल, उसके आंसर भी नोट में लिखिए अच्छे से और उसका ध्यान से अभ्यास कीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।